हाँ भाई। सुन लो, अरे शोर क्यों कर रहे हो इतना। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है। हम न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ रहे हैं इस समय। बस तीन ही लॉ है न्यूटन के। उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है। आज ही स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक भी। सुन लो जरा। न्यूटन का तीसरा नियम है ये। बताओ, तीनों नियम आपको रट गए ना, बिल्कुल भी बिल्कुल रट गए एक तरीके से। मतलब याद करने की भी जरूरत नहीं है। कोई पूछेगा तो तीनों नियम उसको समझा सकते हो। ऐसा समझ गए हो, ठीक है। तीसरे नियम को मैं और अगर मैथ की भाषा में लिखूं, तो जैसे मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, एम मास का। ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये M1 मास का, ये M2 मास का, ऐसे कह दो। चलो मास हटा दो, मास का तो रोल ही नहीं है इसमें। ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, ऐसे कह दो। सही है। ये ए ऑब्जेक्ट इससे आके टकराया, कितनी फोर्स से? F1 से। यानी ए ने बी पे कितनी फोर्स लगाई? F1। सही है। तो बी भी इस ए पे फोर्स लगाएगा कितनी? F2। है ना, तो इनको टकरा दो, ये टकराते हुए तो दिख नहीं रहा है। ऐसे करो। हाँ। तो ए ने बी पे फोर्स लगाई कितनी? F1। तो बी भी ए पे कितनी फोर्स लगाएगा? F2। अब बताइए, ये F1 F2 बराबर होंगे क्या? बराबर होंगे। तो जितनी फोर्स ए ने बी पे लगाई, उतनी फोर्स बी भी ए पे लगाएगा। ए की फोर्स कहाँ है? ये आएगी F1। बी की फोर्स कहाँ है? ये आएगी F2। ठीक है। अब मुझे बताइए, तो F1 F2 बराबर है, लेकिन अपोजिट है ना। तो अपोजिट के लिए मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। तो मैथमेटिकल में अगर मुझे लिखना हो थर्ड लॉ, तो मैं ऐसे लिखूंगा, मैथमेटिकली ऐसे लिखूंगा, F1 इक्वल टू माइनस F2। माइनस का साइन यहाँ पे क्यों आया है? अपोजिट डायरेक्शन के लिए आया है। किसके लिए आया है? अपोजिट डायरेक्शन। इस चीज को भी नोट करो। और फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, बताना थर्ड लॉ लगेगा या नहीं लगेगा। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो लिख लो। बताइए, यहाँ लग रहा है न्यूटन थर्ड लॉ? नहीं भाई, हम जानते हैं। देखो जरा इधर, देखो जरा, समझ लो। ये अर्थ है ना। सुनो जरा। ये अर्थ है, और ये क्या है? मून है ये। ठीक है। ये मून है। अब अर्थ के चारों तरफ घूमता है मून। घूमता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। मतलब अर्थ इस मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है ना। तो मून भी अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, है ना। तो मान लेते हैं, जो मून इसको खींच रहा है, वो मून की फोर्स है Fm। जो मून खींच रहा है अर्थ को, वो है Fm। और जो अर्थ खींच रही है मून को, वो है Fe। अर्थ, अर्थ की फोर्स। तो बताइए, ये Fm और Fe, ये जो बन रहा है, अपोजिट फोर्स जो बन रही है, ये न्यूटन थर्ड लॉ बना रही है या नहीं बना रही है? बताइए, सोच के बताएं। एक्शन रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अब सुन लिया मैंने, नहीं लग रहा बोला था। पहले लग रहा है बोला था पहले। हैं? अच्छा, आप बदल रहे हो आंसर। अब नहीं लग रहा। ओहो। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? अभी तो सबने बताया कि जब हम एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, तो बदले में दूसरा ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर फोर्स लगाता है। ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होती हैं। ए ने बी पे जितना फोर्स लगाया, बी ने ए पे भी उतना ही फोर्स लगाया, अपोजिट की वजह से माइनस होता है। ठीक है। तो अर्थ ने मून पे फोर्स लगाया, कितना? Fe। ये हुआ एक्शन। अर्थ ने मून पे फोर्स लगाया, ये हुआ एक्शन। मून ने बदले में अर्थ पे फोर्स लगाया, ये हुआ रिएक्शन। अब जितने फोर्स से अर्थ मून को खींचेगी ना, उतने ही फोर्स से मून भी अर्थ को खींचेगा। ये मत समझना कि मून छोटा है तो कम फोर्स लगाएगा, या अर्थ बड़ी है तो ज्यादा फोर्स लगाएगी, ऐसा नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले में, सुन लो जरा, ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले में दोनों मास की मल्टीप्लाई होती है, M1 और M2 दोनों की। एक छोटा है, एक बड़ा है, तो प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा, 6। अब इसको बड़ा कर दो, इसको छोटा कर दो, अब भी तो प्रोडक्ट सेम ही आएगा, 6। तो जितनी फोर्स से अर्थ मून को खींच रही है, उतनी फोर्स से मून भी अर्थ को खींच रहा है। वो बात अलग है, दोनों एक दूसरे के पास नहीं जा रहे हैं। वो जा इसलिए नहीं रहे क्योंकि वो मोशन में मून है। ठीक है। मोशन में मून है, तो घूमती हुई चीज को अगर खींचोगे तो वो घूमेगी, ऐसा मतलब चलती हुई चीज को खींचोगे तो घूमेगी।
इस वजह से। अच्छा, मून के खींचने की वजह से ही, सुन लो जरा, मून की इस फोर्स की वजह से ही जो पृथ्वी पे समुद्र है उसके अंदर सुनामी आती है। बड़ी बड़ी लहरें कैसे बन जाती है, कभी सोचा है? समुद्र के अंदर इतनी बड़ी बड़ी लहरें बन गई, उसमें सर्फिंग जो करते हैं, सर्फिंग ऐसे करते हैं, वो इतनी बड़ी लहर कैसे बन गई अपने आप? दो तरीके होते हैं लहर बनने के। अर्थ के नीचे प्लेट्स टकराती हैं, उससे लहर बनती है। दूसरा, जो मून है वो अर्थ के वाटर को खींचता है, एक तरीके से ऐसा समझ लो आप, तो उसकी ग्रेविटी की वजह से भी लहर बनती है। तो यहां पर एक्शन रिएक्शन दोनों पेयर बन रहे हैं, मतलब न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है, या थर्ड लॉ है। कौन कह रहा नहीं है? अलग अलग ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रही है, बराबर फोर्स लग रही है। न्यूटन थर्ड लॉ यही तो है, और कैसे होगा न्यूटन थर्ड लॉ? पूरी लाइन कह रही थी नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। हाँ, पंडित जी भी कह रहे थे नहीं लग रहा, पंडित जी। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। चलो, इसको नोट करो जल्दी। कोई सा भी एग्जाम्पल है, 5वां एग्जाम्पल था ये। एक और बताओ, चलो बस फिर खत्म कर रहे हैं ये न्यूटन थर्ड लॉ। देखो अगला बहुत आसान है, एग्जाम्पल 6। रॉकेट है ये, ठीक है? ये रॉकेट है, ध्यान से बताना बहुत। और इसमें ये फ्यूल है। चलो रॉकेट अच्छे से बनाऊं, ठीक है? सही है। अब ये रॉकेट का तो एग्जाम्पल भी कराया आपको, न्यूमेरिकल भी करा था आपने। देखो ये रॉकेट है। अब ये रॉकेट कैसे उड़ेगा ऊपर? इसका फ्यूल जल रहा होगा यहां से, मतलब फोर्स लग रही है नीचे की तरफ एक, इसको कह देता हूं F1। और फिर रॉकेट उड़ रहा होगा ऊपर, इसको कह देता हूं F2। बताइए न्यूटन थर्ड लॉ है नहीं है? सोच के बताओ यार, ऐसा नहीं है, एकदम से मत बताओ, फिर तुम गलत बताते हो। ये न्यूटन थर्ड लॉ है या नहीं है? आने के बाद भी तुम इतना नहीं समझे कि यहाँ पे देखो ना। हाँ, तो देखो ये फ्यूल है। फ्यूल जलकर गैस बन रहा है, और गैस जिस फोर्स से निकल रही है, तो पहला का क्या हुआ, ये नीचे की तरफ एक्शन, और जितनी फोर्स से गैस निकली उतनी फोर्स से फिर रॉकेट पे क्या हुआ, रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहे हैं, जैसे बलून का एग्जांपल था, सेम वही है ना? हाँ, जैसे बलून से गैस निकल रही थी तो बलून ऊपर जा रहा था, सेम वही है। तो यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ बिल्कुल लगेगा, न्यूटन थर्ड लॉ है। सही है। अब समझ गए तुम? अब इसके काफी एग्जांपल हो गए हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। मैंने कहा था कि जो सेकंड लॉ है न्यूटन का, उससे मैं फर्स्ट भी प्रूफ करूंगा और थर्ड भी प्रूफ करूंगा। फर्स्ट तो कर दिया, फर्स्ट प्रूफ कर दिया था ना सेकंड से। ये वाला भी प्रूफ कर सकता हूं, लेकिन अभी मैं नहीं कराऊंगा उसको, क्योंकि एक टॉपिक बचा है, उसको पढ़ाना पड़ेगा, इम्पल्स। इम्पल्स पढ़ना पड़ेगा पहले। पल्स की टॉफी देखी है? उसकी एक चॉकलेट भी आती है, उसको इम्पल्स कहते हैं। वो नहीं है इम्पल्स, फिजिक्स में है इम्पल्स। बायोलॉजी में कहाँ से आएगा इम्पल्स यार? बायोलॉजी में इम्पल्स है? होगा तो मुझे पता नहीं, खैर, लेकिन फिजिक्स में इम्पल्स हमारा अलग है ना? उसको पढ़ाऊंगा तब प्रूफ करूंगा थर्ड लॉ। सही है। तो अभी मैं वो नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, हेडिंग लिखो। अभी मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ। संवेग संरक्षण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या लॉ लिख लो, लॉ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इससे हमारे न्यूमेरिकल बनेंगे, ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उससे न्यूमेरिकल करेंगे हम, तो समझ लो आसान है। देखिए क्या है ये। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, ये लॉ कहता क्या है, और फिर इस स्टेटमेंट को हम प्रूफ भी करेंगे ये बात सही है या गलत है। पहले आप ऐसे ही बताओ सही है गलत है। कह रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, पी, मतलब मास इनटू स्पीड, ये तो मोमेंटम है, ये तो पढ़ा दिया ना मैंने। कह रहे हैं ये कंजर्व रहेगा, कंजर्व रहने का मतलब होता है चेंज ना होना, एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू रहना। हाँ, कह रहे हैं मोमेंटम कंजर्व रहता है, इसका एक नियम है। मतलब क्या है देखो समझो, एक ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं एम मास का, तो ये भैया, और ये v स्पीड से चल रहा है, एम मास का ऑब्जेक्ट v स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अब मैं इस पे कोई फोर्स ना लगाऊं तो इसका मोमेंटम अभी कितना है, m इंटू वी। मैंने कोई फोर्स नहीं लगाई है, सही है, तो बाद में भी कितना रहेगा, m इंटू वी। क्या मोमेंटम चेंज हुआ, क्या कभी होगा, अगर फोर्स नहीं लगेगी जब तक इसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, बस सिंपल, कि जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, इन द absence ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी कंजर्व। मतलब बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी भी कण का संवेग संरक्षित रहता है, इसे ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। आसान है, लिखो, डेफिनेशन तो मैंने बोल दी थी, दोबारा लिख लो। देखो इफ, पहले इंग्लिश में बोल रहे, इफ द एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी ऐसे लिखो, इन द absence ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द absence of external force, in the absence of external force, the linear momentum of the object, the linear momentum of the object will be conserved. The linear momentum of the object will be conserved. तभी कंजर्व होगा जब फोर्स नहीं लगेगी, अगर फोर्स लग जाएगी तो कंजर्व कैसे होगा, तो चेंज हो जाएगा ना, समझ रहे हो। विल बी कंजर्व, देखो बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी भी वस्तु का संवेग, अनुपस्थिति में किसी भी वस्तु का संवेग, संवेग संरक्षित रहता है, किसी भी वस्तु का संवेग संरक्षित, संरक्षित का मतलब है चेंज ना होने वाला, कांस्टेंट, संरक्षित रहता है। संरक्षित लिखना नहीं आता, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी भी वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है, इसे हेडिंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड हेडिंग, दिस इज कॉल्ड हेडिंग। देखो उसके नीचे लाइन, इसे हेडिंग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड हेडिंग। हेडिंग का मतलब है ये वाली हेडिंग, ये हेडिंग करता है। तुमने हेडिंग लिख लिया ना, थोड़ा कोड में बात करता हूँ मैं, तुमको कोड समझा करो। दिस इज कॉल्ड हेडिंग, ठीक है। अब इधर देखो, मान लो इधर समझ लो जरा, एक मिनट और समझो, अरे इधर देख लो भैया, हाँ, मान लो अभी इसका मास कितना है, m1, स्पीड कितनी है v1, तो मोमेंटम क्या आएगा m1 v1,
मास और वेलोसिटी की मल्टीप्लाई ही मोमेंटम होती है। सही है, इसको मैं कह सकता हूँ P1। सही है, अब मान लेता हूं कुछ देर बाद इसका मास भी बदल गया और इसकी स्पीड भी बदल गई, मान लिया, लेकिन हमने फोर्स नहीं लगाई थी कोई भी। तो बताइए, ये बदला हुआ मास और ये बदली हुई स्पीड का जब मैं मोमेंटम निकालूंगा तो वो होगा P2। अब अगर कोई फोर्स नहीं लगी थी तो मैं कहूंगा कि P1 बराबर होना चाहिए किसके, P2 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि फोर्स ही नहीं लग रही तो मोमेंटम तो सेम रहेगा ना। बात समझ आ रही है? यानी मैं कह सकता हूं कि M1 V1 बराबर होना चाहिए किसके, M2 V2। तब जब कोई फोर्स नहीं लगेगी, तब ऐसा होगा। अब इस चीज को मैं प्रूफ भी करूंगा, पहले इसको नोट कर लो जो मैंने वहां बनाया है। चीज को मैं प्रूफ करूंगा अभी, नोट कर लो। अब इधर देखो, अब इस पूरी बात को मैं प्रूफ कर सकता हूं, देखो कैसे। इधर देखो जरा, इधर हेडिंग लिखो प्रूफ, हेडिंग लिखो इसका प्रूफ। इसको प्रूफ कर रहे हैं अब हम कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सही है, देखो एक मिनट इधर बोर्ड पे, बताओ न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, बाय न्यूटन सेकंड लॉ। एक मिनट सब बोर्ड पे देखते रहना। न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला क्या था, फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन, यही था, यही था, सबको याद है। अब मैं क्या कह रहा हूं, इफ जो फोर्स है वो कितनी हो जाए ऑब्जेक्ट पे, अगर फोर्स लगी नहीं रही तो बताइए डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर आएगा, जीरो के। यानी टाइम के साथ मोमेंटम में चेंज कितना आ रहा है, टाइम के साथ मोमेंटम में चेंज जीरो, का मतलब क्या है कि मोमेंटम चेंज ही नहीं हो रहा टाइम के साथ, है ना। यानी ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, और डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो तो पी कांस्टेंट हुआ नहीं हुआ। ये बात समझ में आई नहीं, नहीं आई। मोमेंटम में चेंज कितना है, जब कोई चीज का चेंज जीरो है तो वो चीज कांस्टेंट नहीं हो गई, जब वो चेंज ही नहीं हो रही, उसका चेंज जीरो है, तो वो कांस्टेंट ही तो है यार। उसको जब डेल्टा पी जीरो है तो पी तो कांस्टेंट हुआ, क्या हुआ, कांस्टेंट का मतलब फिक्स, कांस्टेंट का मतलब अनचेंज्ड, कांस्टेंट का मतलब अनवेरिएबल, कांस्टेंट का मतलब जो बदले ना, जो बदले ना, कांस्टेंट का मतलब कभी ना बदलने वाला, कभी ना बदलने वाला, कांस्टेंट का मतलब मैं नहीं बदलूंगा, मैं नहीं बदलूंगा। और बताइए भाई, और किसी को जानना कांस्टेंट का मतलब, यानी कांस्टेंट का मतलब एक फिक्स नंबर जो नहीं चेंज होगा। सही है, समझ गए भाई। तो मोमेंटम का चेंज अगर जीरो है तो मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट। अब मत पूछो कांस्टेंट का मतलब, मैं तो मोबाइल लिख दूंगा यहाँ पे फिर। सही है, अरे ठीक है, नोट कर लो, ये प्रूफ है इसका। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी जो पहले मोमेंटम था वही मोमेंटम बाद में रहेगा, m1 v1 बराबर m2 v2, m1 v1 बराबर m2 v2। इससे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनेंगे अब आपके। सही है, बहुत सुंदर सुंदर न्यूमेरिकल बनेंगे अब। सही है, उतार लिया, उतार रहे हैं, अभी नहीं उतारा। क्या बोला है देखो जरा, कह रहे हैं एक बम है, कितने किलो का, 50 किलो का मास है उसका ये। आप बताइए उसको कितनी स्पीड से फेंका है, 10 मीटर पर सेकंड से फेंका उसको। अब वो जैसे ही गिरने वाला था, वहां फटने वाला था, तो वो दो टुकड़ों में टूट गया, एक 10 किलो का टुकड़ा बन गया और एक जोड़ोगे 50 आ जाएगा। सही है,
अब 10 किलो वाले की स्पीड चेंज हो गई है, कितनी हो गई है? तो 40 वाले की बता दो कितनी हो गई है? सेम ही होगी। ऐसा कैसे हो गया है? वो हल्का है तब उसकी 5 हुई है, वो भारी नहीं है ना? स्पीड बराबर बराबर थोड़ी बटेगी, तो वो आपको निकालनी है। तो यहां लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, देखो कैसे करना है, समझ लो। बताइए, कोई फोर्स वगैरह का जिक्र कर आया क्या इन्होंने कि बीच में इतनी फोर्स लगा दी है, ऐसा कुछ हुआ? कोई फोर्स नहीं लगाई है। तो फोर्स नहीं लगाई है तो इधर देखो ध्यान से बोर्ड पे, फोर्स नहीं लगाई है तो पहले वाला मोमेंटम, टूटने से पहले का मोमेंटम, टूटने से पहले का मोमेंटम बराबर होगा किसके? टूटने के बाद के मोमेंटम के। बताइए जरा, यहां पर सही है? तो लो, यानी जब वो बम था तब उसका मोमेंटम, और जब वो टुकड़ों में टूट गया तब उसका मोमेंटम, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि हमने कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लगाई है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सही है। अब बताओ, जब वो बम था तो उसका मोमेंटम कितना था, मास कितना है? चलो उसको कैपिटल एम मान लेता हूं, इस वाले मास को। और स्पीड कितनी है? इसको वी मान लेते हैं। तो ये पहले का मोमेंटम हो गया। अब वो टूटा कितने टुकड़े में? दो में। पहले वाले मास को m1 कह देता हूं, पहली वाली स्पीड को v1, प्लस दूसरे वाले मास को m2, दूसरी वाली स्पीड को, और 3 टुकड़ों में टूटा होता तो m3 v3, 4 में टूटा होता तो m4 v4। समझ में आ गई बात? अब बताइए, कैपिटल एम पता 50 है, और उसकी स्पीड कितनी है 10। स्मॉल m1 कितना है? 10। और v1 कितना है उसका? 5। m2 कितना है? v2 निकालना है, यही तो निकालना है। कर सकते हैं? जल्दी करो। जल्दी करो। यहाँ लिख लो आप, कैपिटल एम कितना है? 50 किलो, और उसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब वो टूटा है दो में। m1, m1 कितना है? 10 किलो, उसकी स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। m2 कितना है? 40 किलो, और उसकी स्पीड बतानी है। बस लो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, कैपिटल एम कितना है भैया? 50। पी कितना है? 10। मल्टीप्लाई लगेगा बीच में। m1 कितना है? 10। v1 कितना है? 5। m2 कितना है? 40। और v2 बताना है। सही है। अब देखो, जरूरी नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ है कि एक बम दो छोटे छोटे बम में टूटा है, यहाँ यही तो हुआ है। अब ऐसा भी हो सकता है कि दो ऑब्जेक्ट छोटे छोटे मिलके एक बड़ा ऑब्जेक्ट बना है। क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है। तो तुम्हें फिर इधर लिखना पड़ेगा m1 v1 m2 v2 m3 v3, जो जितने में भी टुकड़े हैं, और इधर लिखना पड़ेगा एक का, कैपिटल एम और वी। समझ गए? तो उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, अभी मैं कराऊंगा इसके बाद। तो इसको कर लो पहले। कितना है ये? और ये 40 v2। सही है। 50 और 40, 90 v2। सही है। अरे, 50 और 40, 90 v2 कर दूं? सही है। ठीक है यहाँ तक? हैं? क्या कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते ऐसा। ये गर्दन कौन कौन हिला रहा था ये? जोड़ दिया तो मैंने ऐसा। हाँ, सही है, सही है। अरे ये V2 है यार, ये V2 इसके साथ कहाँ है V2? वो नंबर है, और वो, अब मैं तुमसे कहूँ 40x है और ये 50 है, तो 90x कर दोगे क्या इसे? फिर इसे कैसे कर रहे हो तुम? ये भी V2 भी तो x ही, एक तरीके से नहीं पता तो यार, मैथ मैथ के नाम पे धब्बा लगा दिया। चलो इधर लेके आओ, 50 को इधर माइनस में लेके आओ। ठीक है। हाँ, ये आया 450, और ये 40 v2। तो अब ये 40 कहाँ जाएगा इसके? ये कैलकुलेशन आनी चाहिए सिंपल वाली, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। कितना आया बताओ? 45 अपॉन
4 कट कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो, चलो कितना आएगा डिवाइड करके, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, पॉइंट लगा के 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा, सही है। तो ये आया हमारे पास 11.25 मीटर पर, ठीक है भाई। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के, करके दिखाओ एक और, इसको नोट कर लो जल्दी। एक क्वेश्चन समझ गया ना, एक बार और समझ लो, देख लो। दो छोटी बॉल है जिनके मास दे रखे 5 किलो 8 किलो, तो लो, एक छोटी बॉल ये है मान लो, ये आ रही है, और एक छोटी बॉल और है, ये ऐसे आ रही है मान लो, सही है। ये 5 किलो की है और ये 8 किलो की है, इसकी स्पीड भी दी हुई है, इसकी स्पीड भी दी हुई है, दोनों यहाँ पे आके टकरा के एक बड़ी बॉल बन गई। अब इस बड़ी बॉल की स्पीड आपको बतानी है कितनी होगी, करके दिखाओ जल्दी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ। इस बार छोटी छोटी बॉल मिलकर बड़ी बॉल बना रही है ना, तो मैंने बताया था इसमें उल्टा हो जाएगा उसका। तो पहली छोटी बॉल का मास m1, स्पीड v1, प्लस दूसरी छोटी बॉल का मास m2, स्पीड बराबर कैपिटल M इंटू v। ये एक क्वेश्चन बना ली तो सवाल हो गया, समझ लो। m1 कितना है, स्पीड कितनी है उसकी, देखो 3, और m2 कितना है 8, स्पीड कितनी है, कैपिटल M कितना हो जाएगा 5 और 8 इंटू v। बताओ कितना आया ये, 15 ये, 32 ये, 13 v। बताओ कितना आया, तो v बराबर कितना आया, डिवाइड करके कितना आया 3.61, ये आंसर है, सही है। कर लोगे ऐसा सवाल, इसमें के और सवाल कराऊंगा कल, और थोड़े से टफ वाले ऐसे ही होंगे लेकिन थोड़े से हार्ड होंगे, ठीक है, वो कल कराएंगे जब।